आज आपके सामने 26 साल का रियलिस्टिक डाटा लाया हूं, 1 जनवरी 2000 से लेकर 2026 तक, 13 जनवरी जब इश्यूड हो रही है। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि लमसम इन्वेस्टमेंट ठीक रहता है या फिर एसआईपी ठीक रहती। तो आज इस वीडियो में हम एक फंड लेके चलेंगे, उसका 25 साल का डाटा देखेंगे और देखेंगे भाई साहब लमसम वर्सेस एसआईपी वर्सेस मॉडिफाइड एसआईपी। तो आपके सामने एक बेहतरीन एक्सेल शीट लेके आओ, डाटा एनालिसिस करके लेके आओ, पास्ट परफॉर्मेंस का जो पास्ट एनएवी है उसका बहुत मजा आएगा। मुझे 4 से 5 दिन लग गए इसको बनाने में, देखना जरूर, ठीक है। तो इस उदाहरण में हमने 3 सिनेरियो लेके देखे। 1 जनवरी 2020 को एक बंदे ने लगाया 5 लाख रुपए। अब काफी लोगों के कमेंट आ जाएंगे भाई साहब कि सन 2000 में हर किसी के पास पैसे नहीं थे 5 लाख। अरे ये तो उदाहरण लेके चल रहे, कुछ भी अमाउंट है, हमको तो हाइपोथेटिकल केस लेना है ना, हमको तो देखना है कि एक्चुअल लमसम क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। जरूरी नहीं कि आपके पास नहीं है तो किसी के पास नहीं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शायद 5 लाख भी नहीं हो, तो हम ये सिर्फ उदाहरण के रूप में चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 लाख देखेंगे पास्ट सीएजीआर कितना रहा 2000 से लेकर 2026 तक, और फाइनल वैल्यू क्या संभावना हो सकती है। दूसरा, अगर 1600 रुपए महीने की अगर कोई 1 जनवरी 2020 को उस टाइम अगर एसआईपी करता, ठीक है, तो आज XIRR कितना होता और फाइनल वैल्यू कितनी होती। देखिए 1600 इंटू 26 साल 2 महीने कितने होते हैं, करीबन 5 लाख के आसपास। तो हमने भी एक 5 लाख लमसम इन्वेस्ट कर दिया, बड़ा अमाउंट, या फिर हमने उनको 1600 रुपए महीने के हिसाब से करा। तीसरा सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई साहब 1600 रुपए जो ठीक है, उस 1600 को 2 भाग में बांट दीजिए, एक 1000 और एक 600, ठीक। 1000 को नॉर्मल इक्विटी में चलने दीजिए जो कि चल रहा है, ठीक। बचा हुआ जो 600 है ना, उसको लिक्विड में डालिए और 3 केस रखिए। पहला, जब निफ्टी 10% गिरे, जब 10% गिरे तो इसमें से 25% पैसा हम इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब निफ्टी को हमने एक बेंचमार्क माना है, और जैसे निफ्टी लाइफ टाइम ऐसे 10% गिर जाएगा, 10-11%, तो हमारा लिक्विड फंड में जितना पैसा रहेगा उसमें से 25% इक्विटी में डाल देंगे। अगर निफ्टी उन 25 सालों के दौरान अगर 15% या उससे ज्यादा गिरे, तो उस फंड में से हम लिक्विड में से 25% ट्रांसफर कर देंगे। और निफ्टी अगर 20% से ज्यादा गिरे किसी साल दौरान, जैसे कोविड हुआ था या 2008 का हुआ था, 2000 भी हुआ था, तो उस दौरान 50% बचा हुआ पैसा भी हम इक्विटी में डाल देंगे। मतलब हमने एक लमसम लिया, एक नॉर्मल एसआईपी करी और एक नॉर्मल एसआई को 2 पार्ट में मॉडिफाइड कर दिया। अब आपके स्क्रीन पे एक क्विज आ रहा होगा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल उदाहरण ले ले, एक्सेल शीट में हम देखेंगे फाइनल क्या होता है, लेकिन आप एक तुक्का लगाइए कि तीनों केस में, फर्स्ट केस लमसम, दूसरा एसआईपी और तीसरा मॉडिफाइड एसआईपी, आपके स्क्रीन में 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। इन तीनों ऑप्शन में से एक टिक लगाइए और बताइए कि तीनों में से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना किस में हो सकती है। तो चलिए आपके सामने आ गई एक्सेल शीट और आपके सामने दिख रहा है, और यहाँ पर हमने जो फंड लिया है वो लिया है फ्रैंकलाइन इंडिया का लार्ज कैप फंड, जिसका नाम पहले इंडिया ब्लू चिप फंड था। मैं आपको बता दूं ये 32 साल पुराना, और एक सेबी का डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में जो भी फंड का नाम आ रहा है आपको ना लेने की बेचने की सलाह दे रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्योंकि हमको 25-26 साल का डाटा चाहिए, उसके लिए एक फंड चाहिए था, तो हमने ऐसा ही फंड लिया जिसकी एज काफी ज्यादा थी। तो ये फंड था 32 साल का, और इसके हिसाब से हमने हाइपोथेटिकल एक उदाहरण लिया। हमने यहाँ पर 3 केस लिए हैं, और इसकी जो एनएवी है आपको मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले जो हमने लिया है लिक्विड फंड, ये है 12 फरवरी 2026 की एनएवी और 6103, और ये फंड की एनएवी 2002 को थी 1381 रुपये। मैं आपको बता दूं इस फंड की वैल्यू जो टाइम था वो इसकी एनएवी मुझे मिली नहीं, तो हमने मान के चला कि 2002 के पहले 2001 और 2002 में 6-7% का रिटर्न दिया। वैसे भी लिक्विड फंड 6-7% के आसपास की संभावना रहती है कि इतना दे, क्योंकि वो काफ़ी हद तक सेफ रहता है। और दूसरा जो फंड हमने लिया था वही लार्ज कैप लिया था, उसकी एनएवी आपको यहाँ पर दिख रही है। जब ये फंड 1993 का है, ठीक है, 32 साल पुराना, मेरी उम्र का फंड है ये। 3 जनवरी को 55 रुपये 29 पैसे के हिसाब से थी। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है कि 3 जनवरी 2000 को किसी ने 5 लाख रुपए लगाए इस एनएवी से, किसी ने 3 जनवरी 2000 को 1600 रुपये की महीने की एसआईपी करी इस एनएवी से, और किसी ने 1000 रुपये की एसआईपी करी इसी फंड में, और बची हुई जो लिक्विड फंड है उसमें 600 की करी। तो इस दौरान, इस मार्केट साइकिल के दौरान आप देख रहे हो 2000 से लेकर 2003 तक सबको मालूम है बेयर मार्केट था, मार्केट बहुत बेयर था, मार्केट गिर रहा था, .com क्रश हो गया था। 3 साल 2 महीने चला, निफ्टी करीबन 38-39% के आसपास डाउन था, और फ्रैंकलाइन इंडिया का फंड करीबन 60% के आसपास गिरा। और जो निफ्टी का रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहाँ से लिया है, निफ्टी का डाटा अवेलेबल है। आप अगर यहाँ जाएंगे मेरी वेबसाइट moneyblaster.com, यहाँ पर डाटा आएगा, यहाँ पर मैं सब डालता रहता हूँ। यहाँ पर आपको निफ्टी 2000 से लेकर 2025 तक का मैंने ये जो डाटा डाला, या आपको कहीं भी वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर नहीं डाला, मैंने बहुत रिसर्च करके डाला है। 2000 से लेकर 2025 तक 11.2% CAGR का डाला, ये अभी लेटेस्ट ही है, और सारी वैल्यू लिखी है कि किसी बंदे ने अगर लगाया होता पैसा तो उस टाइम कितना होता, .com क्रशेस, कोविड सब डालता, बुल मार्केट कितने थे, कितना गिरा, बियर मार्केट कितने थे, तो बुल कितने आए, बियर कितने आए, और करेक्शन कब तक चला। इन 25 साल में मार्केट जब गिरा तो मैक्सिमम कितना गिरा, बढ़ा तो कितना बढ़ा, 26 में से 21 साल पॉजिटिव रहे, 5 साल नेगेटिव रहे। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की बात करें तो क्या थी,
और किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 16 लाख 11.27% के हिसाब से। और उसके बाद क्या क्या हुआ उन 25 साल के दौरान सब कुछ। और हर 25 साल में हर एक साल का अगर आपको ओपन हाई लो क्लोज चाहिए तो सब की मैंने लिए, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ आपके पास डाटा डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आप खोलोगे तो उसका पूरा भी ओपन हाई लो क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से मैंने डाटा लिया ताकि लोगों को मिल जाए। 9 से लेके 19 तक, ठीक है, लॉन्ग बुल रन चला, ध्यान रखना ये 10 साल 7 महीने चला। और उस दौरान छोटे मोटे डाउन भी थे क्योंकि 2017-18 में मुझे लगता है शायद मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा डाउन हुआ था, बट ये लार्ज कैप था तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो 297% का निफ्टी ने दिया था उस 10 साल के दौरान ग्रॉस, और इस लार्ज कैप ने था। कोविड की बात करें तो भाई साहब 2 महीने चला था तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 2 महीने में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। रिकवरी फिर हुई थी 2020-21 में, करीबन 110% निफ्टी चला था, ये फंड चला था 117, इसी चलता रहा। और 2022 से लेकर 26 तक करंट रैली में 3.3 ईयर हुए जिसमें 44% निफ्टी ने दिया था। और लार्ज कैप इस फंड की बात करें तो 51%। हमने ट्रांसफ़र कब करें, ठीक है, ये फंड दिख रहे हैं ना आपको, इस दौरान जो डेट दे रखा हूँ उनमें, मतलब 3 अप्रैल 2000 को करेक्शन 10% से ज़्यादा हुआ था, कितना 10.4, हमने ट्रांसफ़र करा था 605 रुपये लिक्विड फंड से इक्विटी में। लिक्विड की एनएवी ये थी उस समय और इक्विटी की एनएवी ये थी। अब आप सोच रहे हो 605 कैसे, भाई साहब हमने करा था किसमें, जनवरी 2001 में, और 3 महीने बाद ही करेक्शन हो गया था। तो हमने सिर्फ 25% ही डाला था, फिर वो 2005, 6, 7 पूरा महीने गिरता रहा, फिर 20% गिरता, फिर 2000 बबल वाला टाइम था। तो 2000 जब हमने इन्वेस्ट करा उसके बाद ही मार्केट गिरता रहा, तो वो हमने स्विच करा था, तो उस तरीके से ही गिरा। और ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख रहे दोनों फंड के लार्ज कैप और निफ्टी दोनों की परफॉर्मेंस 26 साल के डाटा में 2020 और 21 में बबल में, 2008 में लेमन ब्रदर, 11 में, और कुल मिला के देखो तो क्योंकि दोनों लार्ज कैप ही, निफ्टी ETF है, इंडेक्स है, और यहाँ पर लार्ज कैप है जो फ्रैंकलाइन का, वो भी उसका बेंचमार्क भी निफ्टी है, तो लगभग उतना ही। डिटेल ब्रेकडाउन की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो भाई साहब ये देखिए, किसी बंदे ने 3 जनवरी 2000 को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते इस एनएवी से, तो आज उसकी वैल्यू 95,40,000 के आसपास हो रही थी पास्ट एनएवी से। ठीक है, CAGR बोले तो 11.95, ठीक, 5 लाख। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट में भी एक कैलकुलेटर है एमफी बेस्ड, यहाँ जाएंगे, कितनी आ रही है 94 पर, हाँ नहीं 26 साल नहीं था, 26 साल अभी भी शायद 1 या 2 महीने ऊपर चल रहा है, तो 95, 96, 11.26, हाँ ठीक है 95 के आसपास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, वहीं अगर रेगुलर SIP की बात करूँ, कोई 1600 रुपये महीने की SIP करता तो टोटल कितने महीने होते, 314 महीने। जनवरी 2000 में लास्ट SIP रही, ये फरवरी 2026 में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, 5,02,000, फाइनल वैल्यू 56 लाख, एब्सोल्यूट गेन, तो इसका टोटल XIR कितना हुआ 15.48। अब आप सोच रहे हो वैल्यू ज़्यादा है, भाई साहब देखिए लमसम बड़ा अमाउंट लगा, यहाँ पे लमसम इनिशियल अमाउंट बड़ा रखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला है, छोटा अमाउंट बड़ा समय देना पड़ेगा या ज़्यादा बड़ा अमाउंट छोटा समय देना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिटर्न हम उम्मीद करें कि इतना ही मिले तो ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो XIR हमेशा ध्यान रखना है, SIP XIR में रहती है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और जो CAGR रहता है वो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ ऑफ रिटर्न। CAGR हमेशा लमसम में कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड रिटर्न में करते हैं, और XIR उसमें करते हैं SIP में, क्योंकि SIP में क्या होता है इरेगुलर टाइम रहता है, कम अगर मार्केट गिर गया NAV कम हो गई तो हम इन्वेस्टमेंट वही अमाउंट होता है, NAV ज़्यादा रहते तो कम ज़्यादा रिटर्न, या फिर कई बार हम निकालते भी, तो सबसे अच्छा SIP का रहता है XIR। अब तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट, 1,000 रुपये हमने लगाए किसमें, फ्रैंकलाइन इंडिया में, और 600 रुपये इक्विटी में, ठीक, वही 314 महीने, 5,02,000। स्ट्रेटजीज क्या थी हमारी, ऑटो ट्रांसफर लिक्विड टू इक्विटी फंड ऑन निफ्टी करेक्शन। 10% अगर निफ्टी करेक्ट होगा तो हमारा 25% 600 से जाएगा किधर, वही 1,000 रुपये वाले इक्विटी फंड में। 15% करेक्शन होगा तो 25% लिक्विड से जाएगा कहाँ पर, वही हमारे 1,000 वाले इक्विटी फंड में। और 20% हुआ तो बचा हुआ 50 भी हम पटक देंगे, पूरा ट्रांसफर कर देंगे लिक्विड से। क्या सीनरी हो सकता है बताइए, अब क्या लगता है आपको कि जो मॉडिफाइड है ये कोई ज़्यादा कुछ रिटर्न देने की संभावना होगी? चलिए पास्ट डाटा के हिसाब से क्या हुआ, कैलकुलेशन से पता लगा तो टोटल हमने ट्रांसफ़र जो करा, एग्जीक्यूट कितने करे, 118 बार, 2000 से लेके 2003 तक 43 बार। ठीक है, 2000 से लेके 2003 तक, ये देख रहे हैं ना बहुत लंबा करेक्शन हुआ था, ये हमने 43 बार करा। ठीक है, उसके बाद आया 2008 2009 23 बार, लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस है, 2008 ये 8 और से लेके 2009, देख रहा हूँ ना कितना करेक्शन, यहाँ पर करा हमने 23 बार। ठीक है, उसके बाद 11 में करा हमने 7 बार, यूरो क्राइसिस 2011 में, यहाँ पर है करीबन 2000, ये 11 दिख रहा ना, ये 1 साल, यहाँ पर हमने करा करीबन 7 बार। और फिर उसके बाद कोविड में 5 बार करा, और 22 में 1 बार करा। कोविड सन 2020 में आया था, यहाँ पर कोविड में हमने 5 बार करा, और सन 2022 में यहाँ पर हमने 1 बार ट्रांसफ़र करा। फाइनल जो सिनेरियो आप देख के हैरान हो जाओगे, जो पोर्टफोलियो 55,72,000, फाइनल लिक्विड पोर्टफोलियो 28,000, उसमें अभी भी बचे हैं, तो फाइनल वैल्यू 56 लाख। ठीक है, एब्सोल्यूट गेन 50 लाख, टोटल रिटर्न
1014 और XIR उतना ही जितना रेगुलर था, 15.5 के आसपास। यहाँ भी कितना था 15.48 और यहाँ भी कितना है 15.46, लगभग उतना ही। मतलब लमसम की वैल्यू अगर 5 लाख कोई लगाता सन 2001 में तो संभावना वैल्यू आज उसकी वैल्यू 95 के आसपास होती, करीबन 12% के आसपास। रेगुलर SIP और मॉडिफाइड SIP ज़्यादा दिमाग लगाया हमने तो भी कोई ख़ास बात नहीं हुई, रेगुलर SIP ने भी उससे ज़्यादा रिटर्न दिया। तो ये परफॉर्मेंस पूरे आपके सामने आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रैंकलाइन इंडिया लार्ज कैप फंड का हमने जो रिव्यू करा, 26 साल में से 21 साल इसका पॉजिटिव था और 5 साल नेगेटिव था। सबसे अच्छा जो समय था इसका 2003 का था, करीबन 118% बढ़ा था। और सबसे बेकार समय बुरा 2000 जब शायद लेमन ब्रदर हुआ, जब करीबन 60% के आसपास से गिरा था। एनुअल रिटर्न इसका कितना निकला मालूम है? करीबन 24% सालाना। अब आप देख रहे हैं कि एनुअल 24% क्यों दे रहा है, यहाँ तो कम है। देखिए ये जो आ रहा है ना लार्ज कैप का, ये रिटर्न जब परफॉर्मेंस में जाएंगे, ये रिटर्न है 17.42 सिंस इंसेप्शन 1 दिसंबर 1993 में। ठीक है, हमने कैलकुलेट करा है सन 2000 से, 7 साल बाद से। तो हर टाइम फ्रेम का अलग कैलकुलेशन होता है, अलग रिटर्न रहता है। जैसे 1 साल का इतना है, 3 साल का भी इतना है, 5 साल का इतना है, 20 साल का इतना है। तो सन 2000 से लेकर 2026 तक अच्छा इसका करीबन 24% के आसपास रिया था। लेकिन जरूरी नहीं जो पास्ट का परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर का होगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है, आपको ETF पसंद है कि इक्विटी फंड है। देखिए मैं पर्सनली बात करूं कि मुझे पर्सनली क्या पसंद है, तो मैं आपको राय तो नहीं दे रहा हूँ, बट अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ETF इग्नोर करता हूँ। रीज़न क्योंकि वो एक्टिव रहता है। और पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या होता है, एक फंड मैनेजर रहता है, अपनी स्किल से लगाता है, तो उम्मीद करता है कि मैं बेंचमार्क को बीट करूँ, तभी तो वो उससे हम एक्स्ट्रा कुछ पैसा देते हैं। एक्सपेंस रेशियो हमारा ज़्यादा रहता है पैसिव फंड में। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर का जो काम रहता है वो बीट करना रहता है कि हम जो बेंचमार्क है उसको बीट करें, और हम बेंचमार्क को ही ETF लेके चलेंगे तो वैसे ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट लॉन्ग टर्म डाटा में देखें तो ये देखा गया है कि जो एक्टिव फंड है, जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं अपने स्किल से, वो कई हद तक बेंचमार्क को ज़्यादा बीट करा है। तो देखिए इस वीडियो बनाने का मकसद यही था मेरा कि लमसम और SIP और मॉडिफाइड SIP तीनों के अलग अलग काम है। देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, वो डिपेंड करता है टाइम पे। छोटा अमाउंट ज्यादा समय देना पड़ेगा तभी वो बड़ा अमाउंट बनेगा, या फिर बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा तो कम समय देना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। मतलब जिसके पास अगर लमसम है और अगर वो लमसम लगा रहा है तो दो चीज हो सकती है, जब मार्केट करेक्ट होगा तो उससे बड़ा दुख लगेगा, क्योंकि लमसम अगर मान लो कि 30% गिर गया तो उससे ये लगेगा कि यार एकदम से 30% का डाउन हो गया। और SIP से क्या होता है, एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। लमसम के मुकाबले SIP इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि SIP पे जब मार्केट गिरता है तो गिरते मार्केट में भी आप NAV को एवरेजिंग करते हैं, जिसके कारण एवरेज बेहतर बनता है। इसलिए माना जाता है कि शायद SIP ज़्यादा बेटर होती, बट लमसम भी अच्छा होता है। और जो बात करें मॉडिफाइड SIP की, हमने देखा कि उसका भी सिमिलर रिटर्न लिया जितना नॉर्मल SIP था। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट मार्केट में कीप इट सिंपल। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगल ने भी कहा है कि भाई साहब इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए जितने ज़्यादा आप सुलझे रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, उतने ज़्यादा सक्सेस चांस बढ़ते हैं इस कैपिटल मार्केट में। वो मॉडिफाइड SIP, स्मार्ट SIP तभी हो सकती है कि अगर आप जो रेगुलर अमाउंट है उसको 2 भाग में ना बांटे, वो 1600 ही लगे, प्लस साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट लमसम इन्वेस्ट करें। मतलब SIP प्लस लमसम दोनों अगर साथ में करेंगे तो स्मार्ट SIP हो सकती है, और वो भी लमसम गिरते मार्केट में करें। जब मार्केट करेक्ट हो उस दौरान अगर आप कुछ लमसम इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो आपकी जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है वो बेहतर होगी। तो कुल मिला के देखें, ये मॉडिफाइड SIP शायद संभावना तब बेटर कर सकती है जब वो स्मार्ट SIP हो, मतलब आपका रेगुलर SIP प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट गिरते मार्केट में। तो उम्मीद रखेंगे कि शायद ज्यादा अच्छे से वो प्रदर्शन करे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये डाटा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। लमसम, नॉर्मल SIP और मॉडिफाइड SIP में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो, तो मैं 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले ही टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कितना लगता है। भाई साहब वो ऐसे इक्विटी फंड, ऐसा हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर 7% से ज्यादा, उसमें अलग टैक्स है। वो जिनका डेट में एक्सपोजर ज्यादा है 60% से ज्यादा, उसमें अलग टैक्स है। हाइब्रिड में अलग टैक्स है, लिक्विड में अलग है, इक्विटी में अलग है। तो हम अलग अलग सेक्टर में अलग अलग फंड में देखेंगे कि कितना कितना लगता। दूसरा मैं सोच रहा हूँ हाइब्रिड फंड की एक वीडियो बनाए कि हाइब्रिड फंड से हम STP करें इक्विटी फंड में 15 साल के पास्ट डाटा को एग्जांपल लेके। उदाहरण के तौर पे हम 2 फंड लेंगे, 3 केस लेंगे। पहले हाइब्रिड फंड में एक लमसम अमाउंट करा, कितनी वैल्यू होगी, इक्विटी फंड में करा, कितनी वैल्यू होगी। और अगर तीसरा सिनेरियो, उस लिक्विड फंड हाइब्रिड फंड से हमने गिरते मार्केट में निफ्टी वही 10%, 15%, 20% गिर रहा है, और हमने हाइब्रिड फंड से STP करी इक्विटी फंड में,
तो सिनेरियो क्या हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सरसाइज हो सकती है। पास्ट डाटा पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप चाहते हो इन दोनों में से कोई सी एक वीडियो, तो टैक्स लिख दीजिए, या दूसरी वीडियो के लिए एसटीपी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को, इस फाइनेंशियल अवेयरनेस चैनल्स को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं करा है तो नीचे लिंक दिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस, ब्लॉगिंग्स के अपडेट उस ग्रुप के माध्यम से आपको मिलते रहे। हमारी ब्लॉगिंग साइट www.moneyblaster.com, इस पे भी जाए। जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एक्सेल शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे आप ब्लॉगिंग खोलेंगे और उसके बाद नीचे पे जाएंगे तो वहां पर आपको पूरी शीट मिल जाएगी, पूरी डाटा एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।